हाय एवरीवन। सो ये अपना सीएफए लेवल 2 का इक्विटी के अंदर में रेसिडुअल इनकम वैल्यूएशन विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, तो अपने जो कोर मटेरियल होता है सीएफए इंस्टीट्यूट का, उसका जो चैप्टर एंड क्वेश्चंस होता है वो सारा का सारा आज अपने प्रैक्टिस करने वाले हैं। कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस है? इट्स क्लोज टू अराउंड 50 क्वेश्चंस। अपने ऑलमोस्ट सारा ही करेंगे अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा डुप्लीकेट क्वेश्चंस अगर हुआ तो उसको अवॉइड करेंगे, अदरवाइज विल ट्राई टू डू ईच एंड एवरी सम इन द क्लास। आपको क्या करना है, मेरे साथ हर एक क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, जो भी आप लेक्चर देख रहे हो, बाद में वीडियो देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, कहीं भी आप फंस रहे हो तो वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कि क्या कॉन्सेप्ट था, देन आप वापस से वो वीडियो को देखिए और उसके बाद साथ में प्रैक्टिस करिए, तभी आपका वैल्यू एडिशन होने वाला है। एंड प्लीज कैलकुलेशन भी साथ में करना। ये मत सोचना कि ये सम्स इजी है तो इसका तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे एग्जाम में, वो सब कुछ नहीं अजम्पशन लेना प्लीज। यू हैव टू फॉलो मी, दैट्स इट। आप साथ में करते जाइए। उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा क्लास, अगेन आपको खुद से एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए सारा का सारा क्वेश्चंस। रीजन कि क्लास के अंदर में जो मैं बोलूंगा आप सिर्फ उतना ही फॉलो कर रहे हो, राइट? जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे और खुद से जब सम्स प्रैक्टिस करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर आर दी पेन पॉइंट्स, कहाँ पे आप फंस रहे हो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मैंने कोर मटेरियल खोला है सेफ इंस्टीट्यूट का, एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। Based on the following information, determine whether vertically integrated manufacturing earned any residual income for its shareholders। बोल रहा है कि ये जो कंपनी है विम, whether they have earned any residual income। तो विम has total assets of 3 million, 30 लाख का टोटल एसेट्स है। फाइनेंस विद ट्वाइस एज मच एज डेट कैपिटल एज इक्विटी कैपिटल। तो बोल रहा है अगर $1 इक्विटी होगा तो $2 डेट होगा। क्या लिखा है? फाइनेंस विद ट्वाइस एज मच एज डेट कैपिटल एज इक्विटी कैपिटल। समझा? इक्विटी अगर ₹1 लगाया तो डेट ₹2 लगाया। तो आउट ऑफ दिस 30 लाख आप बताओ इक्विटी कितना लगाया होगा? 10 लाख। अभी तो 20 लाख डेट होगा एंड टोटल मिला के इट विल बी व्हाट? 30 लाख। विम्स प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 6%, केडी 6% बिफोर टैक्स। Cost of equity (KE) is 10%. Vim has EBIT of 3 lakh EBIT and was taxed at a rate of 40%. Tax rate कितना? 40% है। Calculate residual income by using the method based on deducting an equity charge। समझा? बोला रेसिडुअल इनकम मेथड से आप बेसिकली कैलकुलेट करिए आ रही। एंड आपको क्या मेथड फॉलो करना है? डिडक्टिंग एन इक्विटी चार्ज। इक्विटी चार्ज मतलब क्या हो गया? आर ई। तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आर ओ ई माइनस आर ई इंटू ओपनिंग बुक वैल्यू। अरे जरूरत नहीं है फॉर्मूला, मतलब ऐसे नहीं कि आर ओ ई कैलकुलेट करो, आर ई कैलकुलेट यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लो। यू कैन कैलकुलेट एनी वेज, राइट? आप ईवीआईटी आपके पास इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, पोस्ट टैक्स कर लीजिए तो नेट इनकम पता लग जाएगा। नेट इनकम में से अपने क्या आर ई इंटू वॉट दी ओपनिंग बुक वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा। इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपको तो फाइनल फॉर्म आंसर से मतलब है। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला टोटल कैपिटल यहाँ पे दिया है आपको 30 लाख। लेट्स आइडेंटिफाई कितना डेट और कितना कैपिटल है। इक्विटी है, इक्विटी इज 10 लाख एंड डेट इज 20 लाख। ठीक है, सबसे पहला ईवीआईटी, ईवीआईटी कितना बोला है सम में? 3 लाख माइनस इंटरेस्ट करें। इंटरेस्ट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ डेट इज 6%, तो 20 लाख का 6% कैलकुलेट करिए प्लीज। 20 लाख का 6% कैलकुलेट करिए। इट इज 1,20,000, 1,20,000। तो ईबीआईटी से अगर आप हटाओगे 3 लाख में से 1,20,000 तो 1,80,000 आएगा। यस, 1,80,000 आ रहा है, परफेक्ट। दिस इज व्हाट योर पीबीटी माइनस टैक्स। टैक्स 40% था, 72,000 टैक्स माइनस होगा, प्लस 1,80,000, 1,08,000, 1,08,000 इज योर व्हाट? नेट इनकम। दिस इज योर नेट इनकम। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? रेसिडुअल इनकम। तो रेसिडुअल इनकम यू कैन डू नेट इनकम माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न इनटू व्हाट? बुक वैल्यू। नेट इनकम अपने पास है 1,08,000
माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न कितना दिया था सम्स में 10%। 10% इंटू बुक वैल्यू कितना, ओपनिंग बुक वैल्यू इक्विटी का 10 लाख, 10 लाख है। तो कितना आएगा 1 लाख और 8,000 विल बी योर रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम कितना आने वाला है 8,000। ठीक है, ये एक तरीके से कर सकते हो, या दूसरा तरीका था आर ओ ई माइनस आर ई इंटू ओपनिंग बुक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अपने को आर ओ ई कैलकुलेट करना है। आर ओ ई कैलकुलेशन कैसे होने वाला है, देखो नेट इनकम वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1,08,000 एंड बुक वैल्यू कितना था इक्विटी का 10 लाख। तो कैलकुलेट करिए परसेंटेज टर्म में 1,08,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, 10.8%, 10.8%। तो आर ओ ई अपना है 10.8%। चलो बाकी है अपने पास डेटा, देयरफॉर रेसिडुअल इनकम विल बी आर ओ ई इज 0.108, डेसिमल में लिख रहा हूँ, आर ई इज 10%, 0.10, और ओपनिंग बुक वैल्यू कितना 10 लाख। चेक कर लो 8,000 ही आने वाला है, चेक कर लीजिए 8,000 ही आने वाला है, 8,000। इज इट फाइन, समझ में आ गया आपको? दोनों तरीके से बता दिया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, डिपेंडिंग ऑन दी सम्स, जो बेस्ट डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट एनएमपी markets consumer staples, it is able to make use of considerable debt in its capital structure। बोल रहा है कि ये जो कंपनी है न्यू मार्केट्स प्रोडक्ट क्या मार्केट करता है, कंज्यूमर स्टेपल्स, and it's able to use some amount of debt in the capital structure। Specifically 90% of the company's total assets of 450 million are financed with debt capital। अच्छा यहाँ पे ये लोग वर्ड किया कंसिडरेबल डेट, मतलब ज्यादा अमाउंट यूज कर रहा होगा डेट का। बोल रहा आउट ऑफ 450 कितना डेट है 90%। Its cost of debt is 8% before tax. KD is 8%. And its cost of equity is 12%. K is 12%. NMP achieved a pre-tax income of 5.1 million PBT pre-tax in 2006 and has a tax rate of 40%. What was NMP's residual income? वो NMP का residual income क्या है? एक काम करो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं अपने पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। देखो प्री टैक्स इनकम अवेलेबल है, वी कैन रिड्यूस दी टैक्स, टैक्स हटाएंगे तो अपने पास पैट आ जाएगा या नेट इनकम आ जाएगा। परफेक्ट, नेट इनकम आ जाएगा। और अपने को क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल आ रही है 12%। ठीक है, 90% अगर डेट लगाया तो इक्विटी कितना लगाया 10%। सो वी हैव ऑल दी डेटा, नेट इनकम माइनस व्हाट वी विल डू आर ई इंटू ओपनिंग बुक वैल्यू, वी हैव ऑल दी डेटा अवेलेबल। चलिए करते हैं। तो जब भी आप सम्स देख रहे हो पहले तो आप ये देखो यार आपको क्या चाहिए डेटा के अंदर में, व्हाट यू नीड, देन ओनली आप फॉलो कर पाओगे। फिर रेसिडुअल इनकम इज नेट इनकम माइनस आर ई इंटू ओपनिंग। सबसे पहले नेट इनकम निकालें, नेट इनकम कितना होगा 5.1 मिलियन, दिस इज पीबीटी इंटू पोस्ट टैक्स करते हैं डायरेक्टली आप 0.6, तो दिस विल गेट व्हाट 5.1 इंटू 0.6, 3.06 मिलियन, दिस इज नेट इनकम। एंड आर ई इंटू ओपनिंग बुक वैल्यू कितना है, रिक्वायर्ड रिटर्न इज 0.12, और ओपनिंग बुक वैल्यू इक्विटी का, इक्विटी तो 450 में से 90% अगर ये लगा रहा है डेट, तो 10% कौन लगा रहा है इक्विटी, और अपने मिलियंस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलियंस में कैलकुलेट करते हैं, 450 इंटू 0.1, 10%, तो 45। ठीक है, 45, 450 मिलियन का 10% विल बी 45, तो दिस विल बी 45 मिलियन। तो 45 इंटू 0.12, इट्स कमिंग 5.4 मिलियन, 5.4 मिलियन। तो यहाँ पे नेट इनकम इज 3.06 एंड इक्विटी चार्जेस 5.4, इसको माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा 3.06, 3.06 और 5.4 का डिफरेंस इज 2.34, 2.34 मिलियन। क्या है ये नेगेटिव है ना, दिस इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इक्विटी चार्ज ज्यादा है, इक्विटी होल्डर्स कहीं और लगा के ज्यादा कमा सकता था बट मैनेजमेंट ज्यादा नहीं कमा पाया, तो रेसिडुअल इनकम क्या है नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
In 2020, Smithson Williams Industries achieved an operating profit after tax. Operating profit after tax is actually what? NOPAT. EBIT into 1 minus T is 10 million on total assets of 100 million. बोला टोटल एसेट्स लगाया था 100 मिलियन, उस पर रिटर्न कितना कमाया, नोपैट कितना कमाया, 10 मिलियन. हाफ ऑफ इट्स एसेट्स वेयर फाइनेंस विद डेट, तो ऑब्वियसली बाकी बचा हुआ किसका, इक्विटी लगाया होगा, विद अ प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ 9%. तो बोल रहा केडी इज 9%. इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज 12%. ठीक है, 12% है. दिस इज केई एंड इट्स टैक्स रेट इज 40%. डिड एसडब्ल्यूआई अचीव्ड अ पॉजिटिव रेसिडुअल इनकम? क्या बोल रहा है, रेसिडुअल इनकम पॉजिटिव है, तो वो तो चेक करना पड़ेगा. तो देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ेगा टू कैलकुलेट नेट इनकम. अरे नो पैट में से अपने को तो इंटरेस्ट भी तो माइनस करना पड़ेगा नेट इनकम जाने के लिए. बट क्या मैं सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करूं या पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट माइनस करूं? पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट. रीजन, नेट इनकम इज आफ्टर टैक्स. तो सर नो पैट जो आफ्टर टैक्स है उसमें से इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी माइनस करिए, सो दैट आपको भी नेट इनकम क्या मिले, आफ्टर टैक्स मिले. चीज समझा कि ऐसा मत करना तुम गलती से सिर्फ इंटरेस्ट माइनस कर दिया नो पैट में से, बिकॉज नो पैट इज आफ्टर टैक्स, तो माइनस इंटरेस्ट किया, व्हाट अबाउट द टैक्स ऑन द इंटरेस्ट, तो वो भी माइनस करके आपको फाइनल नेट इनकम मिलने वाला. लेट्स कैलकुलेट. जो डेटा दिया पहले वो लिख रहा हूं, नो पैट, या कोई अगर इसमें कंफर्टेबल है, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, दिस इज गिवन 10 मिलियन. ये 10 मिलियन दिया हुआ है अपने को, और अपने को नेट इनकम निकालना है, राइट. तो विल हैव टू डू लेस इंटरेस्ट, क्या, 1 माइनस टी, बिकॉज इंटरेस्ट पे टैक्स सेव होता है. इंटरेस्ट कितना है, 50 मिलियन पे, 50 मिलियन वाज फाइनेंस विद द डेट, तो 50 मिलियन पे 9%, 50 पे 0.09, इट्स कमिंग 4.5 मिलियन. ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है 4.5, 50 पे 9%, 4.5. पोस्ट टैक्स करना है इंटू 0.6, 40% टैक्स है तो 0.6, 2.7, 2.7, ये माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 7.3 मिलियन. 7.3 मिलियन. आई होप समझ में आ गया होगा. क्या किया सर, इंटरेस्ट लिया और 1 माइनस टी कर दिया. तो 7.3 मिलियन इज एक्चुअली व्हाट योर नेट इनकम. बस इजी हो गया लाइफ. अब therefore रेसिडुअल इनकम विल बी व्हाट, 7.3 मिलियन माइनस इक्विटी चार्ज देके 50 मिलियन इक्विटी लगाया था इंटू 12%, 50 मिलियन इंटू 0.12, 6 आ रहा है, 6 मिलियन. तो कितना आया, 1.3 मिलियन इज योर रेसिडुअल. 1.3 मिलियन इज अ रेसिडुअल. इजी लग रहा होगा अभी तक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 to 6. कैलकुलेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए. ईवीए किसके लिए निकलता है, सबके लिए, मतलब डेट होल्डर्स के लिए एंड फॉर द इक्विटी होल्डर्स, वेयर एज रेसिडुअल इनकम इज ओनली फॉर हुम, इक्विटी होल्डर्स के लिए. कैलकुलेट द ईवीए और रेसिडुअल इनकम एज रिक्वेस्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. देखो वैसे तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया हुआ अभी तक, जो भी अपने सम्स की हैं, वी डोंट हैव ऑप्शन ए बी सी, बट एग्जाम में दिया हुआ रहेगा प्लीज. हाँ, तो ये अपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 4. नो पैट 100, beginning book value of debt 200, beginning book value of equity 300, weighted average cost of capital is 11%, calculate EVA. काफी इजी सम है, इट्स वेरी इजी. ईवीए का फॉर्मूला क्या था, याद करने का ट्राई करो. ईवीए का फॉर्मूला नो पैट माइनस केसी इंटू व्हाट, टोटल कैपिटल. एंड यहाँ पे टोटल कैपिटल क्या लेते थे अपने, अगर आपको याद है तो, ये अपने क्या लेते थे, ओपनिंग बुक वैल्यू. प्लीज ध्यान रखिएगा, बिकॉज मार्केट वैल्यू एडेड में अपने क्या लेते हैं, क्लोजिंग. दैट इज द डिफरेंस. तो नो पैट आपको डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पे 100 माइनस केसी कितना है 11%, 0.11, टोटल कैपिटल इज 500. तो तुम समझो ये सब चीज लिख के करने का जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज वाई आई एम राइटिंग. जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे एक बार करने के बाद, तो आपको डायरेक्टली सब कुछ कैलकुलेटर पे होना चाहिए. प्लीज ये सब मत सोचना कि सर ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ लिखवा रहे हैं. इट इज जस्ट फॉर आवर प्रैक्टिस, ताकि आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो और मैं यहाँ पे लिखूं तो आप देख के उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओ कि ओके नंबर्स कैसे कैसे फ्लो हो रहा है फॉर्मूला के अंदर में, राइट. बट हाँ, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद यू शुड बी एबल टू डायरेक्टली ऑन दी कैलकुलेटर. अनटिल कोई अगर टफ सम है और वो टेबल वगैरह बनाना है तब तो करना ही पड़ेगा. तो 500 इंटू 0.11 प्लस 100, तो 45 मिलियन. मिलियंस में था क्या, ठीक है, कुछ बोला नहीं है, ठीक है, तो 45 ही है. नेक्स्ट
नेट इनकम 5 है, डिविडेंड 1 है, डिविडेंड अपने माइनस नहीं करते हैं, डिविडेंड अपने माइनस नहीं करते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। बिगनिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी 30 है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी 11% है, कैलकुलेट रेसिडुअल इनकम। तो रेसिडुअल इनकम निकालना है, तो इट्स इजी। अपने को क्या करना है, नेट इनकम दिया हुआ है 5, उसमें से डिविडेंड माइनस मत करिए। क्यों? क्योंकि रेसिडुअल इनकम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इनकम्स विच बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स, तो उसके अंदर डिविडेंड भी आ जाता है, इसलिए अपने डिविडेंड माइनस नहीं करते सेपरेट। तो 5 है, देन यू हैव बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ, हाँ, तो 30 का 11%, 30 का 11%, 1.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी 12%। अच्छा, ये आरओई है, इस बार आरओई का नंबर दिया आपको, आरई इज 12%, बिगनिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 30, कैलकुलेट रेसिडुअल इनकम। चलिए निकालिए, आरओई इज 0.18, आरई इज 0.12 इंटू ओपनिंग बुक वैल्यू इज 1, तो कितना हो जाएगा, 0.06 इंटू 1.8, 1.8 रेसिडुअल इनकम। आगे मूव करें, इजी लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 to 8। Jim Martin is using economic value added and market value added to measure the performance of Sodanki। तो हो सकता है ये एनालिस्ट होगा, और ये क्या कर रहा है, ईवी और एमवीए कैलकुलेट कर रहा है टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ सोडांकी। मार्टिन यूजेस द फिस्कल ईयर 2020 इंफॉर्मेशन बिलो फॉर हिज एनालिसिस, तो 2020 का डेटा यूज। एडजस्टेड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इज 100 मिलियन। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस मतलब ये क्या हो गया, नो पैट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, नो पैट, मतलब ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, 100 मिलियन। टोटल कैपिटल इज 700 मिलियन, नो डेट, बोला डेट फ्री कंपनी है, तो पूरा का पूरा इक्विटी लगाया होगा 700 मिलियन। क्लोजिंग स्टॉक प्राइस इज 26, टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज 84। ये क्यों चाहिए मेरे को, क्लोजिंग स्टॉक प्राइस, मार्केट डेटा क्यों चाहिए होता है, टू चेक व्हाट, एमवीए, मार्केट वैल्यू एडेड के लिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटीज 14%, के 14%। कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर सोडांकी, शो योर वर्क। ईवीए निकालना है, तो ईवीए कैसे निकलेगा, देखो नो पैट दिया हुआ है, नो पैट दिया हुआ है, माइनस क्या करते हैं अपने, वैक इनटू टोटल कैपिटल, बट यहाँ पे इजी कर दिया आपको, वैक की जगह क्या लेना है, सिर्फ के ही लेना, बिकॉज देयर इज नो डेट। तो 14% इंटू व्हाट, 700। लेट्स कैलकुलेट, ईवीए इज नो पैट, नो पैट कहाँ पे, ये रहा 100 मिलियन, माइनस केसी विच इज के ईयर 0.14 इंटू ओपनिंग बुक वैल्यू 700 मिलियन। तो 700 इंटू 0.14, 2 मिलियन का आ रहा है ईवीए। नेक्स्ट, एमवीए, मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड में क्या लेते हैं, वी टेक द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाई एंड क्लोजिंग वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू इज लाइक अ बैलेंस शीट आइटम, यार आपने कितना लगाया था एंड कितना बन गया, इट्स लाइक दैट, लिखवाया भी था आपको हिंदी में, इफ यू रिमेंबर। तो मार्केट वैल्यू एडेड क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक प्राइस इज 26 इंटू 84, इज इट फाइन, बिकॉज अपने पास यहाँ पे डेट है ही नहीं, बहुत बढ़िया, 26 इंटू 84, इट्स कमिंग 2184। मार्केट वैल्यू में, मार्केट वैल्यू आ रहा है 2184, माइनस 700 वाज माई बुक वैल्यू, यही था अपने पास 700 का, तो देखो कितना आ रहा है, 1484, 1484 इज द ईवीए, राइट, 1484 मिलियन। अगर अपने को पर शेयर बोलता, एमवीए अगर बाई चांस ऑप्शन में आपको पर शेयर के हिसाब से दिया है, तो आप आराम से कर पाओगे। 1484 अगर मैच नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाओगे यार ऑप्शन में पर शेयर बेसिस पे दिया होगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है यहाँ पे 84 मिलियन का, 84 मिलियन का, तो यू कैन कैलकुलेट पर शेयर बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। 17.67, 17.67, इज इट फाइन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 to 16।
ठीक है। अभी थोड़ा सा एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव आ गया बिकॉज यहाँ पे आइटम सेट है। पहले आइटम सेट का लेंथ चेक कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पूरा चाहिए, ऑलमोस्ट 2.5 पेज का है, फाइन। ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कुछ डेटा पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, फील आ जाएगा कि यार डेटा में पक्का ये लोग क्वेश्चन पूछा होगा। विल गो टू दी क्वेश्चन एंड वी विल चेक। उसके बाद विल गो टू दी अगेन वी विल रीड दी डेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वैसे क्वेश्चन नंबर 3। समझ लो कि आप कुछ डेटा पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन में जाइए, चेक देखिए वहां से कोई क्वेश्चन पूछा है, वी विल जस्ट सॉल्व दैट क्वेश्चन। उसके बाद अगेन वी विल रीड दी डेटा। क्योंकि आप पूरा का पूरा डेटा रीड कर लोगे तो ऑब्वियसली यू मे नॉट बी एबल टू रिटेन द एंटायर स्टफ। लेट्स स्टार्ट। एंड वो पक्का फील आ जाता है यार कि इससे क्वेश्चन पूछा होगा, देखना ऑटोमेटिकली फील आ जाएगा। बैंगोबा कोमो, कोमो बोलते हैं इसको, ठीक है। कोमो सीएफए, अ सीनियर इक्विटी एनालिस्ट विद रॉबर्टसन बटलर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये कौन है? कोमो सीनियर इक्विटी एनालिस्ट है। एंड ये जहाँ पे है वो कहाँ पे बेस्ड है? साउथ अफ्रीका। ओके। हैज बिन असाइंड अ रिसेंट ग्रेजुएट, बोले उसको जूनियर मिला है कोई जो अभी जस्ट ग्रेजुएट पास किया है। क्या नाम है इसका? महालंगू। अरे भाई गजब गजब नाम है। इसको लंगू बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी रहेगा। तो सीनियर का नाम कोमो और जूनियर का नाम लंगू। नाम भी इसको एकदम सूट कर रहा है, जूनियर को लंगू। टू असिस्ट इन वैल्यूएशंस, लंगू इज इंटरेस्टेड इन परसुइंग अ करियर इन इक्विटी एनालिसिस। ठीक है, आप लोग जैसा बोल रहा है कि उसका मन है इक्विटी एनालिसिस वगैरह में कोई करियर परस्यू करे। इन देयर फर्स्ट मीटिंग कोमो एंड लंगू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडुअल इनकम। सीनियर बोला जूनियर को, अच्छा तुमको इक्विटी एनालिस्ट बनना है ना, चल आ जा केबिन में, चल डिस्कस करते हैं रेसिडुअल इनकम, देखते तेरे को कितना आइडिया है, कितना तुम पढ़ रहा है। एंड इट्स कमर्शियल एप्लीकेशन, बोला उसका एप्लीकेशन भी देखते हैं। कोमो जो सीनियर है वो लंगू से पूछ रहा है, आस्क लंगू टू डिटरमिन द मार्केट वैल्यू एडेड फॉर हाइपोथेटिकल साउथ अफ्रीकन फर्म यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड इन एग्जिबिट नंबर 1। बोला चला रूम में, तेरे को डेटा दे रहे हैं, चेक करके बता कितना मार्केट वैल्यू एडेड है। इमेजिन करो अगर ऐसा हो रहा है, मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए सोचना कि यार दो जन बैठा है और जो सीनियर है वो जूनियर को कुछ डेटा दे रहा है, बोला तेरे को रिसर्च एनालिस्ट बनना है ना, फर्स्ट यू सॉल्व दिस, उसके बाद देखेंगे। तो हाइपोथेटिकल फर्म डेटा अमाउंट्स इन साउथ अफ्रीकन रैंड। तो यहाँ पे आपको सब डेटा दिया हुआ है। और याद रखना मार्केट वैल्यू एडेड पूछ रहा है, एमवीए। तो यहाँ से फील आ रहा है कि क्वेश्चन पूछा होगा सर, जहां तक हो कि एमवीए के कैलकुलेट करो, क्योंकि अब तुम वो लंगू बन गया, तुमको कैलकुलेट करने बोलेगा। करंट शेयर प्राइस 25.43 काम आएगा एमवीए के अंदर में। बुक वैल्यू पर शेयर काम आ सकता है टोटल वैल्यू, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, परफेक्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दे दिया, बढ़िया। अकाउंटिंग बुक वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल 650 मिलियन। अच्छा टोटल कैपिटल भी दे दिया आपको 650। तो देखो यहाँ पे बुक वैल्यू था 20, टोटल शेयर्स वाज 30, तो इसको मल्टीप्लाई करता तो 600 आता। बट 600 किसका आता? ओनली ऑफ इक्विटी। और यहाँ पे आपको टोटल कैपिटल का बुक वैल्यू दे दिया 650, मतलब 50 मिलियन कौन लगाया? डेट। समझ में आ रहा है आपको डेटा? इंट्रिंसिक शेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी डिराइव्ड फ्रॉम रेसिडुअल इनकम मॉडल इज 22। पूरा ले ले, तुम यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करेगा, तुमको रेसिडुअल इनकम मॉडल लगा के उसका इंट्रिंसिक वैल्यू दे रहे हैं 22। तो इजी कर दिया आपके लिए, कैलकुलेशन करके दे दिया आपको क्या? रेसिडुअल इनकम मॉडल से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया, नॉट दी एमवीए। ठीक है। नेक्स्ट, कोमो ऑल्सो शेयर्स हिज वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर द हाइपोथेटिकल फर्म विद लंगू। उसको एक और वैल्यूएशन रिपोर्ट दिया। Como reports concludes that intrinsic value of the hypothetical firm based on the residual income model is 22। यहाँ पे तो दिया हुआ था। ओके। टू assess Langu knowledge of residual income model, बोला अब तेरा नॉलेज चेक करते हैं। Como ask Langu two questions about the hypothetical firm। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, what conclusion can we make about future residual earnings given the current book value per share and my estimate of the intrinsic value per share। बोल रहा है कि क्या तुम कंक्लूजन डिराइव करेगा बाय चेकिंग व्हाट, जो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया एंड द करंट वैल्यू पर शेयर। क्या बोला? कैन वी मेक अबाउट द फ्यूचर रेसिडुअल अर्निंग्स गिवन द करंट बुक वैल्यू पर शेयर एंड माय एस्टीमेट ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। तो यहाँ पे 22 है आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू, और करंट बुक वैल्यू क्या है? 20 है। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज, एक काम कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार स्टॉप कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डेटा फिर हेवी हो जाएगा। लेट्स गो टू द क्वेश्चन एंड चेक करते हैं। सबसे पहला मार्केट वैल्यू एडेड पूछा है क्या? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द एग्जिबिट नंबर 1, द मार्केट वैल्यू एडेड ऑफ द हाइपोथेटिकल फर्म इज क्लोजेस्ट टू। तो बोल रहा है एमवीए बताओ। लेट्स कैलकुलेट एमवीए प्लीज।
मार्केट वैल्यू एडेड निकाल लें, एमवीए निकालो प्लीज, खुद से ट्राई करो एक बार। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। एमवीए निकालना है। सबसे पहला इक्विटी का आप निकालो, मार्केट वैल्यू एडेड, व्हाट इज द मार्केट कैप, करंट शेयर प्राइस 25.43 into number of shares outstanding is 30 million plus market value of debt 55, तो टोटल मार्केट वैल्यू आ रहा है आपका 817.9 माइनस टोटल कैपिटल कितना लगाया था, बुक वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल इज 650 माइनस व्हाट 6, तो इट्स कमिंग 167. दिस इज द मार्केट वैल्यू एडेड। चेक करते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 167.9 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज मैचिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द क्लोजेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, the most appropriate response to Como's question number 1 would that the present value of the future residual earnings, आपने ऑलरेडी रीड कर ली है, ठीक है। वो बोल रहा था करंट बुक वैल्यू देखो और इंट्रिंसिक वैल्यू देखो। करंट बुक वैल्यू वाज व्हाट एक्चुअली 20 एंड करंट जो रेसिडुअल जो इंट्रिंसिक वैल्यू था दैट वाज 22। प्लीज आपको थोड़ा सा नंबर ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो करंट बुक वैल्यू कितना था 20, ये रहा, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कैलकुलेट किया 22। परफेक्ट। तो बोल रहा the most appropriate response to Como's question number 1 would be that the present value of the future residual earnings is expected to be what, 0, positive और negative। क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली क्या पूछ रहा है, एकदम सब्जेक्टिव एनालिसिस क्वेश्चन हो गया। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ रेसिडुअल इनकम, वी टेक बुक वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेसिडुअल इनकम, यही लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू बोल रहा है अगर 22 अपने निकाल लिए, बुक वैल्यू इज गिवन 20, तो बता ये सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, वेदर इट विल बी 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होने वाला आप बताओ, पॉजिटिव होगा, बिकॉज 20 प्लस 20 प्लस 2 विल बी 22। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल इनकम होगा हैज टू बी 2, देन ओनली योर इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी व्हाट 22। आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव या 0, इट विल बी व्हाट पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 10 का इट विल बी व्हाट बी, ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू कोमोस क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी पढ़े नहीं अपने, वुड बी दैट द फर्म्स रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई बोल रहा क्या होगा, वेदर इट विल बी इक्वल टू फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बोल रहा क्या आरओई आरई के बराबर होगा, या आरओई विल बी लोअर देन केई और आरओई विल बी हायर देन केई। लेट्स चेक द क्वेश्चन कि क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या बात कर रहा था वो। Suppose you estimated that the intrinsic value of a firm shares using a constant growth residual income model, and you found that your estimate of intrinsic value equaled the book value per share. What would that finding imply about the firm's return on equity? आराम से क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि आपने कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लगाया। इफ यू रिमेंबर इंट्रिंसिक वैल्यू सिंगल स्टेज मॉडल में कैसे निकालते थे, B0 प्लस ROE माइनस RE इनटू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाई RE माइनस D। इज इट फाइन, याद है ऐसा हमने सम्स किया। बोल रहा है सम्स में कि मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू है, मतलब ये जो है ये फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है। ऐसा कब हुआ होगा, अगर ये कंपोनेंट 0 हुआ होगा, इफ दिस कंपोनेंट इज 0, इफ दिस इज 0 देन ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट बुक वैल्यू। एंड ये कब 0 होगा, देख के बताओ, ऑप्शंस अपने पढ़े हुए ऑलरेडी। कब 0 होगा, इफ ROE इज इक्वल टू व्हाट RE। अगर ROE RE के बराबर हो जाए तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा शेयर से, बुक वैल्यू। क्या मिलेगा, बुक वैल्यू। क्यों, क्योंकि आपका जो रिक्वायर्ड रिटर्न था मैनेजमेंट इज ओनली एबल टू जनरेट दैट मच, मींस ROE इज इक्वल टू व्हाट RE, देन ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट बुक वैल्यू। चीज समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो विच ऑप्शन वाज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, फर्म्स ROE इज इक्वल टू व्हाट फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, based on the information in exhibit number 2, चेक करना अभी exhibit number 2, the intrinsic value per share of the equity of Jackson Breweries, हो सकता है दूसरा कंपनी आ गया यहाँ पे, ठीक है, Jackson Breweries is closest to, तो अपने को intrinsic value per share कैलकुलेट करना है फ्रॉम exhibit number 2। लेट्स चेक दी डेटा, exhibit number 2 में क्या डेटा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक अपने यहाँ पे पढ़ लिए थे, मतलब यहाँ जो पैराग्राफ था।
Satisfied with Langu's response, Como requests that Langu use the single stage residual income model to determine the intrinsic value of the equity of Jackson Breweries, a brewery and bottling company. पूरा अभी तक उसका जो भी रिस्पॉन्स आया है लंगू का पूरा करेक्ट है. अब उसको एक और टास्क दिया, बोला थ्रू द सिंगल स्टेज रेसिडुअल इनकम यू हैव टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ जैक्सन ब्रूअरीज. तो कांस्टेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट दिया हुआ 9.5, आरओई दिया हुआ 13%, मार्केट प्राइस दिया हुआ 150.7. तो ये काम का नहीं है मार्केट प्राइस अपने को. बुक वैल्यू दिया हुआ है, ये काम का है, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 11%. ये सब सारा काम का है. चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करना. सिंगल स्टेज मॉडल, सिंगल स्टेज मॉडल क्या था, ये रहा ना फॉर्मूला जो भी जस्ट ऊपर लिखा है. इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस आरओई माइनस आर ई इंटू ओपनिंग बुक वैल्यू डिवाइडेड बाई व्हाट, आर ई माइनस. मेरे पास सारा का सारा डेटा है, मेरे पास इसमें पुट करेंगे और वी विल गेट द आउटपुट. तो बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू पर शेयर इज 55.81 प्लस आरओई कितना है 13% 0.13 माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न इज हाउ मच, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 0.11. ओपनिंग बुक वैल्यू सेम आएगा 55.81 डिवाइडेड बाई आर ई 0.11 एंड ग्रोथ, ग्रोथ कहाँ पे, फर्स्ट लाइन में 0.09 पे 0.0. प्लीज कैलकुलेशन करिए. सेकेंड वाला टर्म पहले कैलकुलेट करो. 0.13 माइनस 0.11 इंटू 55.81 STO1 में सेव कर दे रहा हूँ. 0.11 माइनस 0.095 STO2 में सेव कर दे रहा हूँ. RCL1 डिवाइडेड बाई RCL2. सेकेंड वाला टर्म आ रहा है 74.41 प्लस 55.81. इट्स कमिंग 130.22. 130.22. आई होप कोई को STO RCL फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा. Let's check question number 12. Which option is correct? 130.22. Option number B is correct. Next, question number 13. Read कर रहा हूँ अभी. If Como's 2020 year-end estimate of Amershon shares intrinsic value was accurate, then Amershon share is most likely. Amershon कोई थर्ड कंपनी आया होगा, चेक करते हैं. रीड करें डेटा. Como also wants to update an earlier valuation of Amershon. कोई पहले कोई कंपनी को ये लोग कवर कर रहा होगा Amershon, उसका कुछ अब अपडेट करना है वैल्यूएशन को. बिकॉज सी अपडेशन तो हो गई, क्योंकि कोई भी अगर नया न्यूज आएगा अबाउट दी स्टॉक तो आपको अपना रिपोर्ट तो अपडेट करते रहना पड़ेगा. तो ये वही कर रहा है. एंड कोमो कौन था, सीनियर. द वैल्यूएशन रिपोर्ट कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 2020 कैलकुलेटेड एन इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ 11 फॉर Emerson. तो इंट्रिंसिक वैल्यू दे कैलकुलेटेड वाज 11. The share price at that time was 8.25. शेयर प्राइस कितना था 8.25. तो स्टॉक क्या था, अंडर वैल्यू था. ठीक है, स्टॉक वाज अंडर वैल्यू बिकॉज 8.25 is less as compared to should be price. Comos point out Langu that in late 2020 Emerson announced a significant restructuring charges, one time restructuring non-recurring charge, restructuring charges estimated at 2 million that would be reported as a part of operating earnings in Emerson 2020 एनुअल इनकम स्टेटमेंट. एकदम गलत कर रहा है. अगर वन ऑफ आइटम होता है तो आप यू कैन नॉट शो इन दी ऑपरेटिंग इनकम, वो तो नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, वो तो नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट होगा. कोमो आस्क लंगू द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस. तो ये जो सीनियर है जूनियर से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट द रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस. व्हाट वाज द करेक्ट वे टू ट्रीट द एस्टिमेटेड 2 million रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस इन माय 2020 वैल्यूएशन रिपोर्ट. यू शुड नॉट कंसीडर इन योर रेसिडुअल इनकम. रेसिडुअल इनकम में मत कंसिडर करिए. रीजन, वो फ्यूचर में तो होगा नहीं, वो फ्यूचर में होगा नहीं. एंड जो रेसिडुअल इनकम होगा वो आप पास्ट आरओई कैलकुलेट करके अगर करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आरओई के अंदर में दिस रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस हैज बीन व्हाट इंक्लूडेड. राइट, क्वेश्चन देखते हैं एक बार पहले. तो ये कुछ पूछा है क्या. क्वेश्चन नंबर 13. इफ कोमोस 2020 ईयर एंड एस्टिमेट ऑफ Emerson शेयर्स इंट्रिंसिक वैल्यू वाज एक्यूरेट देन Emerson शेयर्स वाज मोस्ट लाइकली. काफी इजी क्वेश्चन है. बोल रहा है जो Emerson शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया था ना 11 पे एंड प्राइस था एट अराउंड 8, प्राइस था एट अराउंड 8 के आसपास अप्रोक्सीमेटली. बोला स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड. इट इज अंडर वैल्यू. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. कोई कैलकुलेशन जरूरत ही नहीं है कि इंट्रिंसिक वैल्यू वाज अराउंड 11 एंड शेयर का दाम वाज एट अराउंड 8. और बोला मान लो 11 वाज करेक्ट, तो बोला कि क्या शेयर ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड. इट इज व्हाट अंडर वैल्यूड. क्वेश्चन नंबर 14. The most appropriate treatment of the estimated restructuring charges
in response to Como's question number 3 would be an upward adjustment to the book value, an upward adjustment to the cost of equity to exclude it from the estimate of net income. नेट इनकम में नहीं लेना आपको, यही मैं बोल रहा था कि जब भी आप रेसिडुअल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, यू शुड नॉट कंसिडर दिस इन द restructuring charges as the what you say expense, because that is not a recurring item, it is one of item, non recurring item. अब जब भी नेट इनकम कैलकुलेट करो, प्लीज डोंट कंसिडर दैट. बोला बुक वैल्यू में अपवर्ड एडजस्टमेंट कर दो, क्यों? जरूरत ही नहीं है बुक वैल्यू में कोई भी एडजस्टमेंट करने का, बुक वैल्यू ऑलरेडी रिड्यूस हुआ है. अंडर सिनेरियो नंबर 1, द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ द इक्विटी ऑफ इमर्शन इज क्लोजेस्ट टू. सिनेरियो नंबर 1 चलिए चेक करते हैं. Satisfied with the Langu's response, Como mentions to Langu that Emerson recently, near the end of 2021, completed the acquisition of a chain of convenience stores. पूरा at the end of around 2021 ये जो कंपनी था Emerson, वो क्या किया, कंपनी एक्वायर किया. Como request that Langu complete as of the beginning of 2022 an updated valuation of Emerson under the two scenarios. बोला स्टार्टिंग ऑफ 2022 इसको टास्क दिया, बोल रहा है तुम अपडेट करो उसका वैल्यू को, इंट्रिंसिक वैल्यू जो 11 निकाला हुआ था, बोल रहा है ही नीड्स टू अपडेट बेसिस ऑन द न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड कब कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ 2022. सिनेरियो नंबर 1, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द इमर्शन शेयर्स यूजिंग अ मल्टी स्टेज रेसिडुअल इनकम मॉडल. याद है एलियस नंबर एच जो भयानक था, मल्टी स्टेज 4 सिनेरियोस, भयानक नहीं था वैसे, बट हाँ कुछ दिमाग में रखने वाला पॉइंट्स था, जहां पे अपने क्लास के अंदर में ऑथर वाला भी किए थे और खुद का भी मेथड किए. Emission using a multi-stage residual income model with the data provided in exhibit number 3. चेक करो exhibit number 3, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है आपको, exhibit number 3, ये पूरा डेटा अपने को रेफर करना है. Provided in exhibit number 3 under scenario 1, expected ROE in 2025 is 26%, but it is assumed that the firm's ROE will slowly decline towards the cost of equity thereafter. पूरा 2025 के बाद क्या होगा, ROE आस्ते आस्ते करके RE की तरफ जाएगा. मतलब परसिस्टेंस फैक्टर दिया हुआ रहेगा, परसिस्टेंट फैक्टर दिया हुआ रहेगा, तभी तो आस्ते आस्ते करके जाएगा. इट माइट बी 0.4, इट माइट बी 0.5, जो भी दिया रहेगा अपने नीचे एग्जिबिट नंबर 3 के अंदर में देखेंगे. बट हाँ अपने को यहाँ पे जो टेबल बनाना है, कौन कौन सा साल का बनाना है, 2022 का बनाना है, बिगनिंग में कैलकुलेट कर रहा है, 23 का बनाना है, 24 का बनाना है, एंड 25 का भी अपने को डेटा चाहिएगा. देखो 25 के बाद ये बोल रहा है कि इट विल ROE जो होगा RE की तरफ जाएगा, बट अपने को पता ऑथर के हिसाब से 26 से अगर जा रहा है तो अपने 24 पे स्टैंड होके कैलकुलेट करेंगे 25 के लिए. इज इट फाइन? अपने को P24 कैलकुलेट करना है. 22, 23, 24, 25 ये 4 इयर्स का टेबल बनाएंगे, और 4 इयर्स का टेबल बनाएंगे तो रेसिडुअल इनकम निकल जाएगा. बट मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे, P 2025 और P 2024 एज पर ऑथर P 2024. तो 26 से अगर जो भी कांस्टेंट हो रहा है या इंडेफिनिट हो रहा है उसके एक साल पहले, मतलब 25 के पहले, राइट? ठीक है. फिर सिनेरियो नंबर 2 अगर कुछ दिया ये लोग बाद में देखते हैं. तो सबसे पहले सिनेरियो नंबर 1 से लेट्स कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू. थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होने वाला बिकॉज 4 इयर्स का बनाना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. 2022, 2023, 2024 एंड 2000. सबसे पहला ओपनिंग बुक वैल्यू, सेकंड एक्सपेक्टेड ईपीएस, थर्ड एक्सपेक्टेड डीपीएस अगर बोला होगा सम्स में तो, फोर्थ क्लोजिंग बुक वैल्यू, फिफ्थ RE into opening book value, and sixth is what? Residual. तो ये एकदम कंसिस्टेंट है. ठीक है, ये अपने को टेबल चाहिएगा. इसी को तो बोलते हैं क्लीन सरप्लस अकाउंटिंग. ये ओपनिंग प्लस एक्सपेक्टेड ईपीएस माइनस डीपीएस विल बी व्हाट? क्लोजिंग बुक वैल्यू पर शेयर. चलो डेटा देखते हैं क्या क्या है अपने पास डेटा. लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट स्टार्टिंग इन 2025, ग्रोथ रेट जी दिया आपको 9%, कब का? 2025 से. ओके. एक्सपेक्टेड ROE इन 25%, 26%. In year 2025 is 26%. Current market price per share P0 16.55. Book value per share beginning of 2022 is 7.6. तो ये काम आएगा 7.60.
कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर इज 10%। परसिस्टेंट फैक्टर जो मैं बोल रहा था 0.7 यहाँ पे दिया है। एक्सपेक्टेड अर्निंग्स दे दिया और एक्सपेक्टेड डीपीएस दे दिया। बढ़िया, आपको कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, पूरा डायरेक्टली ईपीएस ले लीजिए और डीपीएस ले लीजिए। लेट्स कॉपी पेस्ट दिस डेटा। तो एक्सपेक्टेड डीपीएस यहाँ पे 3.28 होगा, यहाँ पे 3.15 होगा, एंड हियर इट विल बी 2.90, एंड डीपीएस कितना बोला 2.46, देन 2.36, 2. क्लोजिंग बुक वैल्यू निकालो प्लीज 2022 का। 7.6 प्लस 3.28 minus 2.46. It's coming 8.42. Closing book value. Opening is 8.42 plus 3.15 minus 2.36. 9.21. This is also 9.21 opening plus 2.9 minus 2.06. 9.05. Closing book value. So 2025 का opening will be 10.05. Right? एंड यहाँ पे आरओई दिया हुआ था अपने को, तो अपने ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं 2025 का। रिमेंबर आरओई वाज गिवन कितना था 26%। तो ओपनिंग बुक वैल्यू पे लगेगा, वी विल गेट व्हाट इनकम। तो 10.05 into 0.26, दिस विल बी 2.613। डीपीएस कुछ बोला नहीं है, तो दिस विल बी 10.05, 12. ठीक है, ऐसा नहीं बोला था उसमें कि लिक्विडेटिंग डिविडेंड है, तो अपने ये नहीं मान सकते कि 12.66 पूरा का पूरा पे आउट कर देंगे, इसलिए हम आई एम राइटिंग 0 यार। चलो निकाले आरी। रिक्वायर्ड रिटर्न कितना था, हाउ मच वाज आरी 10%। परफेक्ट। तो ओपनिंग बुक वैल्यू का 10% तो मैनुअली भी लिख सकते हैं। 7.6 का 10% विल बी व्हाट 0.76, 0.84, 0.92 एंड दिस विल बी 1.005। 10% लेना है, तो रेसिडुअल इनकम क्या हो जाएगा, ईपीएस माइनस व्हाट आर इंटू ओपनिंग बुक वैल्यू। तो ए माइनस बी करिए, 3.28 माइनस 0.76, 2.52, 3.15 minus 0.84, 2.31, 2.9 minus 0.92, 1.98, लास्ट वाला 2.613 minus 1.005, 1.608, 1.608। परफेक्ट। ओके, तो मल्टी स्टेज मॉडल है, याद है 3 स्टेप्स। स्टेप 1 बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू कितना दिया हुआ ये चाहिए अपने को 7.60। स्टेप 2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल इनकम, कितने साल का लू बताओ, 4 years का या 3 years का। एज पर ऑथर 4 years, मतलब ये पूरा 4 साल का या 3 years, 3 years, बिकॉज 25 के बाद कांस्टेंट हो रहा है ना, तो अपने प्राइस 24 के एंड पे कैलकुलेट करेंगे। रिमेंबर मेरा वाला मेथड करता तो 4 साल का लेते अपने, बट ऑथर वाला मेथड फॉलो कर रहे तो 3 years का। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल इनकम फ्रॉम 2022 से 2024 एट द रेट ऑफ 10। तो यहाँ पे कुछ निकालेंगे, अभी करेंगे अपने। स्टेप 3, step 3 is what, continuing residual income at the end of 2024, which will be residual income 2025 का divided by 1 plus RE minus persistent factor। तो रेसिडुअल इनकम 25 का अपने कैलकुलेट किए हुए, यहाँ पे 1.608, 1.608, 1 प्लस 0.10, परसिस्टेंट फैक्टर कितना था सम्स में 0.70। इसको कैलकुलेट करिए, फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू करेंगे। सबसे पहले काम करो, स्टेप 2 का कैलकुलेशन कर लो। कम टू कैश फ्लो मोड, कैश फ्लो सेकंड सी कैश फ्लो इंटर एरो डाउन, C01, C01 कितना है रेसिडुअल इनकम लास्ट वाला देखो 2.52, इंटर एरो डाउन, C02 2.31, इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन 1.98, इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन एनपीवी आई पूछ रहा है, देन इंटर एरो डाउन कंप्यूट 5.687, मतलब 5.69 अप्रोक्सीमेटली। सेकेंड वाला आ गया, थर्ड स्टेप का
1.1 माइनस 0.7, डिनोमिनेटर पहले सॉल्व कर रहा हूँ, STU1 में सेव 4.02, 4.02। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू करना है आपको, कितने साल तक आपको निकालना है? 2022 के स्टार्टिंग में वैल्यूएशन कर रहा था, ठीक है, और यू हैव गॉट 2024 के एंड पे, यू विल हैव टू टेक फॉर 3 इयर्स, 24 से 23, 23 से 22 के एंड पे, फिर 21 के एंड पे, मतलब 22 के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आपका एफ वी विल बी 4.02 इन 3 आई बाई वाई 10 सीपीटी वाट पीवी। इज इट फाइन? 3 साल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वैल्यूएशन बोल रहा था 2022 का स्टार्टिंग में कर रहे हैं। 4.02 is FV, 3 is N, 10 is I by Y, compute PV, 3.02। बस सारा निकल गया यहाँ पे, ये तीनों को ऐड कर दो। तो अपने को करना है 7.6 प्लस 5.69 प्लस 3.0, 16.31। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आया आपका 16 प्लीज ये सब मत कोई पूछना कि सर इतना बड़ा सम्स आ सकता है क्या? अरे नहीं आएगा तो फिर क्यों दिया है, सिलेबस में डाला ही क्यों, एकदम आ सकता है। 16.31। दिस वाज व्हिच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 था, मैंने क्या 14 लिखा क्या यहाँ पे? 15 होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16.31, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आइटम सेट। अंडर सिनेरियो नंबर 2 द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ द इक्विटी ऑफ इमर्शन, ठीक है, तो सिनेरियो नंबर 2 चेक करते हैं, इसका भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। लेट्स चेक द सिनेरियो नंबर 2। Scenario number 2. Estimate the value of immersion shares using a multi-stage residual income model with the data provided in exhibit number 3. तो वही कर रहे थे. But assume that at the end of 2024, share price is expected to be equal to book value per share. पूरा 2024 के एंड में क्या? प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? बुक वैल्यू। प्राइस क्या हो जाएगा? बुक वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो प्राइस अगर बुक वैल्यू के बराबर हो गया, इसका मतलब ROE विल बी इक्वल टू व्हाट? RE, मतलब देयर इज नो वैल्यू एडिशन एट दी एंड ऑफ 24 के बाद में बोल रहा है कि मान लो कि जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वो बुक वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो अपने आपको याद है पीबी रेशियो वगैरह के थ्रू किए थे एक सिनेरियो नंबर 4, इफ यू रिमेंबर रेलवे एच के अंदर में वी कैलकुलेटेड वाया पीबी रेशियो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पीबी रेशियो इज एक्चुअली व्हाट 1 बिकॉज पी इज इक्वल टू व्हाट बी, मतलब देयर इज नो वैल्यू एडिशन एज सच। तो प्राइस क्या हो जाएगा? बुक वैल्यू के बराबर हो जाएगा एंड देयर इज नो वैल्यू एडिशन। तो स्टेप 3 विल बी व्हाट? 0। आपको स्टेप 1 लेना और स्टेप 2 लेना, और 2024 तक का तो अपने ऑलरेडी निकाले हुए यहाँ पे, 2024 तक का तो यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है? स्टेप 1 और स्टेप 2 ऐड करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2 ऐड करना है, दैट्स इट। बिकॉज स्टेप 3 आपका क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज पी इज इक्वल टू व्हाट? बी, देयर इज नो वैल्यू एडिशन, कोई भी रेसिडुअल इनकम नहीं है। चलो ऐड कर लेते हैं बस, 7.6 एंड 5.69, 7.6 प्लस 5.69, इट्स कमिंग 13.29, 13.29। चेक करें विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 में स्टेप 1 प्लस स्टेप 2, दैट इज 13 पॉइंट। सिंस प्राइस इज इक्वल टू बुक वैल्यू, देयरफॉर नो residual income in step 3। रिविजन में आपको हेल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक अपना हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 से 26, फ्रॉम 17 टू 26, काफी सारा। फिर क्वेश्चन नंबर 27, 28। पहले काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में अपने करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने पूरा आइटम सेट करते हैं, उसके बाद बचा हुआ क्वेश्चंस वी विल डू।